थंब रूल का मतलब ऐसे नियम से है जिसे आसानी से सीखा जा सकता है और किसी सिचुएशन में इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादातर ये रूल्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होते हैं और इन्वेस्टमेंट सहित हर जगह काम आते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 11 नियमों के बारे में बात करेंगे, 11 पॉपुलर थंब रूल्स जिनका इस्तेमाल आप अपने पैसों को ग्रो, सेव और मैनेज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम पहले थंब रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 यह अनुमान लगाने में आपकी हेल्प करता है कि आपका पैसा कब डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं जिस पर एनुअल 6% इंटरेस्ट मिलता है। तो यह जानने के लिए कि आपका पैसा कब दोगुना हो जाएगा, 72 को न्यूमरेटर रखें और इसे 6% से डिवाइड करें। रिजल्ट 12 आता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा 12 साल में डबल हो जाएगा। अब इस रूल को उल्टा कर आप यह भी पता लगा सकते हैं कि आपको पैसा दोगुना करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से एनुअल कितना रिटर्न कमाना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप अपना पैसा 5 साल में डबल करना चाहते हैं। एक बार फिर 72 को न्यूमरेटर लीजिए और इसे 5 से डिवाइड कीजिए। रिजल्ट 14.4 आता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपना पैसा डबल करने के लिए उसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होगा जिसका एनुअल इंटरेस्ट अगले 5 साल में करीब 14.4% रहे। तो यह है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 की तरह रूल ऑफ 114 से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितने समय में आपका पैसा तिगुना हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जो एनुअल 12% रिटर्न दे सकता है, तब रूल 114 के मुताबिक ये 1 लाख रुपए करीब 9.5 साल में 3 लाख हो जाएगा। आइए इसी एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम इस फॉर्मूले को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने देखा कि 1 लाख 9.5 साल में 3 लाख हो जाता है। हम इसे 10 साल मान लेते हैं। अब अगर 10 साल में 3 हो जाता है, जब हम यही कैलकुलेशन 20 साल के लिए करते हैं तो 1 लाख 20 साल में 9 लाख बन जाता है। इस तरह 30 साल में 27 लाख बन जाता है और 40 साल में 81 लाख। इसका मतलब है कि अगर आप अपने बच्चे के 20वें बर्थडे पर उसे 12 लाख रुपए गिफ्ट में देते हैं और इसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट 40 सालों में एनुअली 12% रहे, तो ये अपने बच्चे को 10 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट गिफ्ट देने जैसा है। रूल ऑफ 70 आपकी वेल्थ पर इन्फ्लेशन के इंपैक्ट का अनुमान लगाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये रूल बताता है कि कुछ साल बाद आपकी करंट वेल्थ की वैल्यू कितनी रह जाएगी। इसके लिए 70 के नंबर का इस्तेमाल करते हैं और इसे लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड करते हैं। जो रिजल्ट आता है वो आपको बताता है कि कितने सालों में आपकी वेल्थ की वैल्यू आज के मुकाबले आधी रह जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 50 लाख इकट्ठे किए हैं और इंडिया में लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन रेट 5% रहता है। तो इस रूल ऑफ 70 के हिसाब से हमें 70 को 5% से डिवाइड करना होगा, जिसका रिजल्ट 14 आता है। इसका मतलब है इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को एडजस्ट करने के बाद अब से 14 साल बाद आपके 50 लाख रुपए की रियल वैल्यू आधी यानी 25 लाख रुपए रह जाएगी। इस तरह 14 साल में 50 बन जाता है 25। यही है रूल ऑफ 70। इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का बड़ा रोल होता है और 1053 एक ऐसा थंब रूल है जिसका इस्तेमाल अक्सर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशन के लिए होता है। ये रूल बिल्कुल ईजी है और कहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते समय आप कुछ इस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इक्विटी से आप सालाना 10% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट से 5% रिटर्न और अपने बैंक सेविंग अकाउंट से सालाना 3% रिटर्न। बेशक किसी अन्य थंब रूल की तरह इन नंबर्स की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये 1053 रूल आपको लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न का एक अंदाजा जरूर देता है। ये 100 एज थंब रूल एसेट एलोकेशन तय करने का एक सिंपल रूल है, यानी इन्वेस्टर को अपना कितना पैसा इक्विटी में और कितना डेट में लगाना चाहिए। इसे 100 में से आपकी उम्र को घटाकर निकाला जाता है और जो रिजल्ट आता है वो आपकी वेल्थ का वो परसेंटेज है जिसे आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी उम्र 30 साल है
तो 100 माइनस 30 इसका मतलब है कि आपका पैसा 70% इक्विटी में होना चाहिए और बाकी 30% डेट में होना चाहिए। बेशक इस रूल में कुछ कमियां हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें आपके अलग अलग तरह के गोल या रिस्क लेने की कैपेसिटी को ध्यान में नहीं रखा गया है, लेकिन कुल मिलाकर कुछ नहीं होने के मुकाबले ऐसे थंब रूल का होना बेटर है। इस तरह अगर अपने एसेट एलोकेशन को लेकर आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो 100 माइनस एज रूल के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। ये 4% विड्रॉवल रूल रिटायरमेंट के बाद के लिए थंब रूल है। ये रूल यह पता लगाने में आपकी हेल्प करता है कि आपका रिटायरमेंट फंड कब तक चलेगा। ये रूल बताता है कि अगर आपने रिटायरमेंट के लिए एक्स अमाउंट इकट्ठा किया है तो आपको रिटायरमेंट के बाद हर साल इस एक्स अमाउंट में से सिर्फ 4% विड्रॉल करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड है तो आपको एक साल में 4 लाख से ज्यादा या हर महीने 33,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकालने चाहिए। इस तरह ज्यादातर सिनारियोज में आप इस बात के लिए अश्योर हो सकते हैं कि आपके लाइफ टाइम में आपका पैसा खत्म नहीं होगा। हाँ, मुझे यह बता देना चाहिए कि यह नियम 1994 में तब बना था जब अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड और इन्फ्लेशन आज के मुकाबले काफी ज्यादा थी। ये 4% का विड्रॉवल रूल आज के टाइम में ज्यादा काम नहीं करता है और निश्चित तौर पर इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन के डायनामिक्स दूसरे डेवलप्ड नेशन के मुकाबले काफी अलग है। लेकिन अगर आपको इस थंब रूल का मॉडिफाइड वर्जन मिलता है तो आपको इसे ट्राई करना चाहिए। ये 50-30-20 रेशियो फाइनेंशियल प्लानर्स द्वारा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले थंब रूल्स में से एक है। ये रेशियो आपकी इनकम को स्पेंडिंग और सेविंग साइकिल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इसी बारे में 3 चीजों पर एडवाइस करता है, जिसमें पहली है लिविंग एक्सपेंसेस, यानी आपको रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी आदि पर अपनी मंथली इनकम का कितना हिस्सा खर्च करना चाहिए। दूसरा है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, जैसे बाहर खाना खाने, मूवीज, गिफ्ट्स, जिम मेंबरशिप आदि पर अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च करना चाहिए। और फाइनली आपको कितनी सेविंग्स करनी चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट। ये 50-30-20 रेशियो बताता है कि आपको अपनी इनकम का 50% लिविंग एक्सपेंसेस पर स्पेंड करना चाहिए, 30% डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस पर स्पेंड करना चाहिए और बाकी 20% सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। बेशक ये कोई पक्का नियम नहीं है और अगर आप 20% से ज्यादा सेविंग कर सकते हैं तो ये काफी अच्छी बात है। ये रेशियो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए एक बेसिक गाइडलाइन है, इसलिए अपने लाइफ स्टेज, इनकम, लाइफ प्रायोरिटीज के आधार पर आप बेटर रिजल्ट्स के लिए इस रेशियो को चेंज कर सकते हैं। ये 3x इमरजेंसी फंड रूल काफी सिंपल है और यह बताता है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी मंथली इनकम का 3 गुना इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। एक बात ध्यान में रखें कि यह मिनिमम रिक्वायरमेंट है और आप इमरजेंसी फंड में अपनी मंथली इनकम का 6 गुना भी रख सकते हैं और अगर जरूरी लगे तो इसे बढ़ाते रह सकते हैं। इस फंड का ऑब्जेक्टिव जॉब जाने, अचानक ट्रैवल, घर की रिपेयरिंग, मेडिकल इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाए रखना है। और अपने इमरजेंसी फंड को मैनेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका ईटी मनी का स्मार्ट डिपॉजिट है, जो आपके पैसे को लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करता है और हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे आपको 50,000 रुपए तक इंस्टेंटली विड्रॉ करने की सुविधा देता है। ये आपके इमरजेंसी फंड को मैनेज करने का अच्छा तरीका है और हमारे लाखों इन्वेस्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। Amazon पर शॉपिंग करते समय आपको अक्सर ये मैसेज दिखेगा कि जिन कस्टमर्स ने ये प्रोडक्ट खरीदा है उन्होंने ये प्रोडक्ट भी खरीदा है। इस मैसेज का ऑब्जेक्टिव आपका भला करना नहीं है। वेबसाइट आपको एक बड़ी गलती करने के लिए लुभा रही है और ये है इंपल्सिव स्पेंडिंग। प्राइस, प्रमोशन, पैकेजिंग, प्रीवियस परचेज हिस्ट्री, साइनेज, कैटेगरी प्लेसमेंट, आपको अट्रैक्ट करने के लिए इन सभी को बदल दिया जाता है ताकि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग करें। और पॉसिबली यही वजह है कि 1 वीक स्पेंडिंग थंब रूल के इस्तेमाल की सलाह सबको दी जाती है। ये रूल कहता है कि अगर कोई चीज़ शाइनिंग है, कोई नई चीज़ आपकी आंखों को भा जाती है और आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो आप उसे खरीदने से पहले पूरा 1 हफ्ता इंतजार करें। 1 हफ्ते का ये ठहराव आपको परचेजिंग के फैसले के बारे में सोचने का समय देगा। आप शांत मन से कुछ ज़रूरी सवालों का जवाब दे पाएंगे। सवाल जैसे ये परचेज आपके लिए कितना यूज़फुल है और मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है,
या फिर उस प्रोडक्ट के बिना मैं कैसे रह रहा था, या क्या इस पैसे को किसी और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक हफ्ते बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपको खरीदनी है तो आप उसे खरीद सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को देखने के बाद उसे खरीदने के लिए एक हफ्ते का इंतज़ार करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर इसे ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो ये कई तरह के बेकार खर्च करने से आपको रोक सकती है। 40% EMI ऐसा रूल है जिसका इस्तेमाल लोन देने वाले और क्रेडिट कार्ड कंपनियां तब करती हैं जब उन्हें लोन का एप्लीकेशन मिलता है। ये थंब रूल कहता है कि आपकी कुल EMI आइडियली आपकी टेक होम सैलरी के 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी मंथली या पोस्ट टैक्स सैलरी 50,000 रुपये है तो आपकी कुल EMI 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम कहना चाहेंगे कि ये कंपल्शन नहीं है और कोई आपको इस 40% लिमिट को क्रॉस करने से रोकता नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि व्यक्ति की टेक होम सैलरी की 40% से अधिक EMI आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर काफ़ी दबाव बना देती है। इसलिए लोन लेने में सावधानी बरतें और इस 40% लिमिट के अंदर बने रहने की कोशिश करें। पर्सनल फाइनेंस का पोर्टफोलियो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बगैर कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है या आप खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपको ऑफर किया जाने वाला सम अश्योर्ड आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 20 गुना होना चाहिए। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां 20 गुना ऑफर करती हैं, कुछ 15 गुना ऑफर करती हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो 20 गुना लेने की कोशिश करें। यह इसलिए ज़रूरी है कि अगर अनटाइमली आपकी मृत्यु हो जाती है तो यह अमाउंट आपके परिवार को पर्याप्त फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा। दरअसल ईटी मनी ऐप पर टर्म इंश्योरेंस का एक सेक्शन है जहां हम अपने यूजर्स को ऑनलाइन टर्म पॉलिसी को कंपेयर करने और खरीदने में हेल्प करते हैं। एक बार जरूर चेक कर लें कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 20 गुना लाइफ कवर रूल से कम की तो नहीं है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। हम श्योर हैं कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा और आप अपने डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजंस में इन थंब रूल्स का यूज करेंगे। ईटी मनी यूट्यूब चैनल पर हम इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस के कई टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करके उन तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। अपना समय देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद और अगले हफ्ते एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.